मई सीरीज के दमदार शुरुआत के हैं पूरे आसार और अप्रैल की सीरीज बेहतरीन रही है 2 महीनों के नुकसान के बाद। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ अप्रैल जितनी मजबूती भी मई में हो जाए तो हम उससे ही खुश होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कम नहीं है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो वार्ता हो रही है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इस तर्ज पे है कि इतिहास के पन्नों में तस्वीरें आपको दिखेंगी आगे चलकर, लेकिन इन ट्रिगर्स के बीच में वो बात भी रहेगी। इसके अलावा और कौन कौन से अहम ट्रिगर है वो आपके सामने। ग्लोबल मार्केट्स के बाद अच्छे संकेत है। यूएस मार्केट्स का हमने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। ये तीसरी तस्वीर वही जिसकी मैं बात कर रहा था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। ये तस्वीरें इतिहास के अंदर दर्ज होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज मारुति के नतीजे आज भारतीय बाजार की थोड़ी सी दिशा तय करने में शुरुआती बढ़त दे सकते हैं, क्योंकि मई सीरीज की शुरुआत है और चीन दौरे पर देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये 2 दिन की यात्रा होगी, अहम है। तो 4 बड़े अहम ट्रिगर और भी आपके सामने रखते हैं जो कि सीधा सीधा रिजल्ट से ही कनेक्टेड होंगे। जरा वो भी देखिए नतीजों पर असर क्या होने वाला है। रिलायंस के नतीजे आज शाम को आने वाले हैं। उम्मीद तो जता रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। एक्सिस बैंक मुनाफे से घाटे में, साथ ही मारुति 23% बढ़ेगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए डाला है। इसका एनालिसिस आपके सामने होगा और साथ ही एचपीसीएल और यूपीएल भी अपने नतीजे उतारने वाला है। तो नतीजे, ग्लोबल मार्केट्स, बहुत कुछ एक्शन है, बिल्कुल मिस नहीं करना। जी बिजनेस के साथ बने रहना है, क्योंकि अनिल सिंह भी आपको ये भी बताने वाले कि निफ्टी पर स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। लेकिन अनिल जी, पहले ये जो हमने ट्रिगर्स देखे, इसमें सबसे अहम ट्रिगर कौन सा है? देखिए, सबसे अहम ट्रिगर है मई सीरीज की शुरुआत का। ओके। और दूसरा है ग्लोबल मार्केट्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मई सीरीज की शुरुआत में हम बहुत बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट के साथ जा रहे हैं। रोल ओवर्स निफ्टी पर पॉजिटिव साइड पर हुए हैं, दमदार रोल ओवर्स हुए हैं, पिछले 3 सीरीज के हाईएस्ट रोल ओवर पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस होना इसलिए भी अहम है डिम्पी की, अगर पिछले 5 सालों तक आप मई की सीरीज में देखें तो हर सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न आए। तो ऐसी कोई वजह नहीं कि अब इस वक्त हम ये सोचें कि मई की सीरीज खराब होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लोकल फैक्टर्स है वो अभी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। इन द सेंस कि मई की सीरीज में आप मानसून का अंदाजा लगाना शुरू करते हैं। जून से मानसून आता है, तो इस बार मानसून के अनुमान तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पैसा आ रहा है। सबसे बढ़िया बात है कि मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में जो 2 महीने खराब रहे उसमें भी घरेलू इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना कम नहीं किया है या बंद नहीं किया। एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन वो बिकवाली लोग खरीदते जा रहे हैं। तो खाली एक ही फैक्टर है हमारा करेंसी मार्केट का, रुपए का, जो कमजोरी वाला है। तो अगर मई की सीरीज में बाजार का मूड खराब करना है किसी को तो वो रुपया होगा। ग्लोबल फैक्टर्स उतार चढ़ाव वाले हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं। अब आप देखिए, कोरिया दोनों मिल रहे हैं, ट्रंप साहब और कोरिया के बीच में समझौते होते हुए दिख रहे हैं, तो ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं कम हो रही है। तो सीरीज की शुरुआत में ग्लोबल संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लोकल संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ क्रूड और रुपया ये एक बड़ा फैक्टर है जो हो सकता है मेक और ब्रेक वाला डायरेक्शन दे। अगर यहाँ से करेंसी थोड़ी मजबूत हो जाए, क्रूड $2-3 नीचे आ जाए, तो कौन जाने मई सीरीज में आप 11,000 देख लें। ये कच्चा तेल और रुपया कितना डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर? अगर इस प्राइस से तो पूरा डिस्काउंटेड है। अब यहाँ से और कमजोर हो तो दिक्कत है। ये तो हम पचा चुके हैं, और क्या नहीं पचा चुके हैं वो ये कि शायद 70-72 की रेंज में वापस से क्रूड आ जाए, शायद 65-65.5 के आसपास फिर से रुपया आ जाए। अगर ये हो जाए तो फिर मई सीरीज आपको 11,000 भी दिखा दे, बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर मई सीरीज की शुरुआत में ऐसे कोई बुरे संकेत है नहीं जिससे आपको डर लगे। और सबसे बढ़िया बात डिम्पी, जो बाजार में मुझे समझ में आती है, जब ट्रेंड का बाजार हो, एक ट्रेंड क्लियर हो, और वो ट्रेंड पूरे अप्रैल सीरीज का तेजी का रहा है, तो फिर आपका सिंपल फॉर्मूला ये होना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। और जब तक मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, मुझे तेजी ही करनी है, हर गिरावट में खरीदनी है। वो अभी तक संकेत बरकरार है, और जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का वक्त आएगा तो हम बताएंगे आपको। हाँ, बिल्कुल। वो खैर बताना अभी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10,700, मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ इसलिए 10,700 आज ही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या 10,700 आज लग जाएगा। मैंने अपनी पोजीशंस को रोल किया है और मैं मानता हूं कि 10,700 एक बार लग जाना चाहिए। आज आप अलाउ करेंगे? 10,700 हो सकता है। मेरा टारगेट 10,675 का रखा है। 10,700 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और होगा इस सीरीज में। इसमें कोई डाउट नहीं, आज हो या सोमवार को हो, बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी और हम ग्लोबल मार्केट से मजबूती देख लें या थोड़े हमारे ट्रिगर्स अच्छे हो जाए, वो ट्रिगर सारे बार पहले देख लेते हैं। संभावना है, पूरी है। तो ऐसी बात नहीं कि 10,700 दिखेगा नहीं। 10,700 इंटरेस्टिंगली उतना बड़ा लेवल है भी नहीं डिम्पी कि हम पार ना कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इस सीरीज में कि आपको पता है कि आपके लिए नीचे के लेवल्स क्या हैं। अब मैं आपको ट्रिगर बता दूं आज के लिए। पहला ट्रिगर तो यही है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। दूसरा ट्रिगर यही कि रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं। ये 2 ट्रिगर मुझे ऊपर की तरफ जाने के संकेत दे रहे हैं। बाकी आप डेटा देख लीजिए।
ज्यादातर पॉजिटिव साइड पर दिखेंगे और बड़े दिनों बाद ज्यादातर पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे। एफआईज के डेटा को छोड़ दें, न्यूट्रल है, बाकी लगभग सारे डेटा पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। निफ्टी 10,600 और बैंक निफ्टी 25,000, ये दो आज के लिए निर्णायक लेवल है। तो 10,600 के ऊपर बने, अगर आप 15-17 पॉइंट कमजोर भी हो जाएं तब भी डरने की बात नहीं। देखिए, हमने जो सीरीज की समाप्ति दी ना अप्रैल सीरीज की, जो कल क्लोजिंग हुई है, वो पूरी सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुई। और ऐसा कब देखने को मिलता है डिम्पी कि दो सीरीज आपने बड़े बुरे तरीके से निकाली हो, नर्वस हो, और तीसरी सीरीज में आप हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हो, ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब क्या है? सीरीज के दिन हाईएस्ट लेवल पर आप क्लोज हो रहे हो, इसका मतलब अगली सीरीज के लिए आउटलुक अच्छा है। बिल्कुल, तभी तो आप इतनी मजबूती के साथ जा रहे हैं। तो 10,600 के ऊपर आप बने हुए, तब तक बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, 10,600 के नीचे भी घबराने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आज के लिए निर्णायक लेवल वो है। और 25,000 है बैंक निफ्टी का आज का निर्णायक लेवल। आज के लिए जो रेंज मैंने चुनी है 10,550, 10,675, थोड़ा आगे ले जाना चाहें तो 10,700। पहली कमजोरी का संकेत आपको बाजार में तब मिलेगा जब 10,570, 10,575 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो पहला कमजोरी का संकेत होगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। अब आइए, बेस्ट बाय लेवल क्या है? रेंज है 10,575, 10,600 मिले तो डेफिनेटली खरीद लीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। और 10,675, 10,700 मिले तो वहां प्रॉफिट बुक करके फिर से 51 पॉइंट का इंतजार करें आजकल में, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप ना भी बेचें, शॉर्ट तो करना नहीं है, बेचे नहीं, और अगर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर कर लें तब भी चलेगा। बैंक निफ्टी आइए 24,925, 125, बेहद छोटी रेंज दी है मैंने आज, 100 पॉइंट इधर उधर की है, तो इस रेंज के बाहर निकलने दें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो हम आगे विस्तार में बात करेंगे, उस वजह से मैंने रेंज को कर दिया है छोटा, कि एक्सिस बैंक पर और उसके चलते प्राइवेट बैंक से बाजार क्या रिएक्शन देता है वो शुरू में हम देखेंगे। उसके बाद हमको अप्रैल सीरीज में भी थी 24,125, 24,800 और 25,125, तब भी नहीं टूट रहा, तब 24,800 नीचे का दिया था। तो लगभग उस लेवल के आसपास सपोर्ट भी ले लिया। तो आज के लिए छोटी रेंज है, इस रेंज की जिस तरफ बाहर निकले डिम्पी 125-150 पॉइंट का मूव आएगा, यानी कि 24,900 के नीचे फिसल गए तो आपको 24,750, 24,800 तक जाना है। 24,125 के पार निकल गए तो 24,250 तक आप जा सकते हैं। 125 पॉइंट की तेजी मंदी और जोड़ ले, इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले, ज्यादा संभावना यह है कि हम ऊपर की तरफ निकले। 25,125 जाने की संभावना ज्यादा है एक्सिस बैंक के खराब रिजल्ट के बावजूद, जो हम बात करेंगे। अब आइए आपको स्टॉप लॉस बता दूं। निफ्टी 10,575 के नीचे बंद होता दिखे आज, तो अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। खत्म कब करना है? 10,525 के नीचे क्लोज हो तो। अगर 10,525 के ऊपर जब तक बने हुए हैं तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स को कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं, तब तक आप तेजी में ही हैं। आइए बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस दे दूं। 24,800 के नीचे बंद हो तो आप अपने की तेजी की पोजीशन कम करें, बहुत दूर है तो वहां अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती हुई दिखे तो तेजी की पोजीशन कम करें, अदरवाइज ठीक है, आपके पास है तो होल्ड करें। ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी खरीदें 10,550 बहुत गैप से खुल जाएं तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दें 10,575 पर। ऊपर की तरफ की टारगेट 10,650, 10,675, और तीसरा बनाना चाहे तो जो डिम्पी पूछ रहे हैं 10,700 का भी हो सकता है। बैंक निफ्टी आज मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं डिम्पी, पता नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि शॉर्ट कहां करना है, तो खरीदारी करने की राय छोटे स्टॉप लॉस के साथ है। 24,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। 25,125 और 25,250 दो टारगेट है। पुट कॉल रेशियो 1.7 है। सीरीज की शुरुआत में थोड़ा सा ऊपरी तरफ है, लेकिन मैं देखूंगा एक आध दिन, कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात मुझे नजर नहीं आती। विक्स 12 के आसपास बना हुआ है। मेटल और एफएमसीजी, ये दो सेक्टर ऐसे हैं। मेटल में कल आखिरी आधे घंटे में थोड़े रिकवरी के संकेत आए थे, मुझे लगता है वो तेजी दिखाएगा। और 10,600 के पार क्लोजिंग के लिए आईटीसी और लीवर ने जो योगदान दिया वो मुझे लगता है आज भी जारी रहेगा। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिन पर आपको, दो सेक्टर जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब मैं जरा एफआईज के आंकड़ों पर भी आता हूँ। ये जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है वैसे ही छोटे आंकड़ों के साथ हो रही है अनिल जी, या फिर इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन है? आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मेरे काम के नहीं है। ओके, क्योंकि सीरीज के अंत में मजे की बात किया, देखिए 760 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर खरीदें, 1540 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदें, 1900 करोड़ के ऑप्शंस खरीदें इंडेक्स के, और 450 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस, चारों में खरीदारी है, लेकिन चारों में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। इसका मतलब ये कि ये सीरीज के अंत के एडजस्टमेंट है, और सीरीज के अंत के एडजस्टमेंट में मैं दिमाग नहीं लगाता, छोड़ देता हूँ। 1056 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में एफआईज की, क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? जी नहीं। 684 करोड़ की खरीदारी है घरेलू फंड की, क्या बहुत बड़ी है? जी नहीं। डाटा न्यूट्रल है, मुझे इन डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, भूल गया हूँ, आज से देखूंगा। अच्छा ठीक है, तो आज जो आंकड़े आएंगे उसको देखेंगे, बस वो हमारे काम के। ये एक्सपायरी के दिन कुछ भी होता है,
ऐसा थोड़ी कि एक्सपायरी के दिन छोटे ट्रेडर्स ही कुछ भी करते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी ऐसा ही करते हैं। ये बड़े बड़े आंकड़े, बड़े एडजस्टमेंट होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब ये F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं, आज सीरीज की शुरुआत हो रही है, अभी आप कह रहे हैं कि FMCG ठीक है, थोड़ा मेटल्स ठीक है, ये रोल ओवर के लिहाज से भी आपको वहां पे भी अच्छी कुछ पोजीशंस बनी है? देखिए, रोल ओवर के लिहाज से मैं एक चीज पर फोकस करना चाहता हूँ, वो है बैंक निफ्टी। 82% के रोल ओवर है। मुझे याद नहीं आता डिम्पी की पिछली बार बैंक निफ्टी में इतने दमदार रोल ओवर कब हुए थे, ठीक है ना? अब पूरे पिछले एक साल तो नहीं हुआ। हाँ, मुझे तो याद नहीं आता एटलीस्ट, बराबर है। बिल्कुल। अब इतने बड़े रोल ओवर हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि लॉन्ग रोल ओवर ही है, शॉर्ट रोल ओवर भी हैं। तो निफ्टी में लॉन्ग रोल ओवर ज्यादा है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पर भी रोल ओवर है। निफ्टी में 72% के रोल ओवर हैं लॉन्ग, और बैंक निफ्टी में 82% के। और ऐसा भी कम ही देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा रोल ओवर हो। तो इस सीरीज के लिए भी ट्रम्प कार्ड तो आपका बैंक निफ्टी है। अगर बैंक निफ्टी कमजोर हुआ तो निफ्टी को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, स्पीड कम कर देगा। और बैंक निफ्टी अगर मजबूत हो गया तो निफ्टी में आग लगेगी, जो आपको 10,800 और उसके बाद 11,000 की तरफ ले जा सकती है। और ऑन एन एवरेज अगर पिछले दो साल में देखें तो 2.25 से 2.5% के आसपास, 2% के आसपास के रिटर्न तो मई की सीरीज में आते ही हैं। और पिछले 4-5 सीरीज से एक भी बार हमने मई में बिकवाली देखी नहीं। तो जो लोग वो कहते हैं सेल इन में गो अवे, तो उनका काम नहीं है। ठीक है। मैं सीरीज में ऐसा कोई संकेत बड़ा नहीं है जिसकी वजह से आप डरें, खाली एक थोड़े मैक्रो फैक्टर्स पे नजर रखनी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाजार उन मैक्रो फैक्टर्स पे अपना रिएक्शन दे ही नहीं रहा। जब नहीं दे रहा, जब देगा तब देखेंगे। तो अभी फिलहाल सिंपल चीजें, रोल ओवर्स मजबूत है। अब आइए बाकी डेटा आपके लिए जो अहम है वो बता दूं। 10,600 क्यों निर्णायक लेवल है? क्योंकि 10,600 के पुट पर है 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, और कॉल्स पे है 19 लाख शेयरों का, यानी कि लगभग बराबरी का है। तो ऐसे में 10,600 के ऊपर आप बने हुए हैं तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े अनकंफर्टेबल रहेंगे, नहीं बाजार नीचे नहीं आ रहा। और तेजी करने वाले कॉन्फिडेंट रहेंगे, उसके नीचे जाएंगे तो सिचुएशन अलग होगी। 10,500 के पुट पर 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट है, इतना आसानी से तोड़ेंगे नहीं। ऊपर की तरफ जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो 11,000 पे है, 44 लाख शेयरों का। लेकिन उससे पहले थोड़ा 10,700 पर, थोड़ा 10,800 पर भी है। तो वही रहेगी रफ्तार डिम्पी जो है इस सीरीज में। एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। हमें एक साथ 100-200 पॉइंट की रैली नहीं चाहिए, और वो होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ी गैप से बड़ी रैली एक साथ दिखाते हैं तो फिर गिरने के चांस भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं, और करेक्शन भी उसी तरह से आता है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग बहुत होती है, वो हमें चाहिए नहीं। तो ये क्लियर कट ट्रेंड है। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 25,000 बहुत अहम लेवल है, और 25,000 इसलिए अहम लेवल है, अगर किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पर, ये जो आज से हफ्ते वाली सीरीज शुरू होगी, जो अगले गुरुवार को बैंक निफ्टी की खत्म होगी, 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के कॉल्स में। तो ऐसे में वैसे बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड बहुत साफ है, बजाय पुट के कॉल में ही राइटिंग ज्यादा होती है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी बढ़ता है, वो एक अलग बात है। तो 25,000 के कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर 25,000 के ऊपर बने रहे तो बाजार का मूड चुस्त दुरुस्त रहेगा। 25,000 के नीचे ट्रेड करेंगे तो थोड़ा वो रिस्क हमेशा ये रहता है कि कहीं 24,800 की तरफ, 24,750 की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, वो डर हमेशा रहेगा। एक क्लियर कट ट्रेंड है, वो अप्रैल सीरीज में था, और आपको याद होगा लगातार पिछले 4-5 दिन से हम यही बात करें, निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं। अभी भी रोल ओवर्स के लिहाज से देखेंगे तो वही है, निफ्टी के मजबूत रोल ओवर हैं, बैंक निफ्टी के थोड़े शॉर्ट साइड पर भी हैं। तो ये ट्रेंड रहेगा। ये ट्रेंड रिवर्सल शायद ICICI बैंक के रिजल्ट के बाद हो, वो वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये है, और ऐसे में 10,600 के लेवल पे नजर रखें। और बाकी तो आप कहेंगे तो 9:08 पर जहां बाजार खुलेगा वहां आप मुश्किल सवाल पूछेंगे ही, होंगे ही 9:08 आपको रणनीति होगी। लेकिन मैं इसको बिल्कुल कंक्लूड कर दूं वन लाइनर आंसर के साथ और वन क्वेश्चन के साथ ही। तो आज बैंक निफ्टी आप शॉर्ट करने के लिए नहीं दे रहे? आज दोनों ही शॉर्ट करने के लिए नहीं दे रहा, मुझे शॉर्ट करना ही नहीं है आज। ठीक है, आज बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट नहीं करना तो आज उम्मीद है 25,125 पार हो जाएगा। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सिस बैंक क्या करता है। जो एक्सिस बैंक के रिजल्ट जो देखे हैं मैंने, देखिए एक्सिस बैंक में क्या है, आप किस पे भरोसा करेंगे? आप नतीजों पर, आंकड़ों पर भरोसा करेंगे, या मैनेजमेंट क्या कह रहा है उस पर भरोसा करेंगे? ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये वर्स्ट इज ओवर, ये सबसे बुरे आंकड़े थे जो हमने दे दिए, अब इससे खराब नहीं आएंगे, ठीक है, तब तो ठीक। लेकिन ये बात तो वो 1 साल से कह रहा है। दूसरी बात, अगर सिर्फ आंकड़े देखें तो टेलीकॉम और डिफेंस, ये 2 सेक्टर अभी भी ऐसे हैं जिनके एनपीए एक्सिस बैंक ने अभी तक दिखाए नहीं। ये जो एनपीए आ रहे हैं, जो प्रोविजनिंग आ रही है, वो सिर्फ पावर सेक्टर की आ रही है। तो इसका मतलब ये कि मुझे नहीं लगता अभी भी अगले 2-3 क्वार्टर कोई खराब नंबर्स नहीं आ सकते। और एक और चीज जो डिम्पी में बहुत आसानी से, उसमें कोई रिसर्च वाली बात नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी मैनेजमेंट में बदलाव होता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो,
जो कचरा है वो साफ होता ही है। ये दिवाली की सफाई की तरह है कि शिखा शर्मा जाएगी तो जो कुछ बचा है कचरा वो नया मैनेजमेंट आकर निकालेगा। और ये हर सरकारी बैंक में, एसबीआई में खास तौर पर होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी होने लगा कि भाई नया मैनेजमेंट आएगा, बोले ये सब पुराना था, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो पहली तिमाही या दूसरी तिमाही तो खराब रहने रहने वाली। तो मुझे एक्सिस बैंक को लेकर कोई बहुत आंकड़ों में खराब हैं, बिल्कुल हैं। क्या बहुत गिर सकता है? गिरेगा, ये भी पक्का है। मिनिमम 3% तो गिरना चाहिए, 3 से 5%। उसके बाद हो सकता है रिकवर हो जाइए, लेकिन बंद तो लाल निशान में होगा। अगर आपको खरीदना ही है तो फिर एक्सिस क्यों खरीदना है? अब भी यस खरीद लिए। और यस बैंक ने जिस तरह से मुंह दिया, जिस तरह से रिजल्ट दिया, मैं दावे से कह सकता हूं ये कुछ ना कुछ फंड रेजिंग की तैयारी है। ये एग्जैक्टली इनका पैटर्न है। जब फंड रेजिंग करना होता है इसी तरह के रिजल्ट आते हैं, दमदार रिजल्ट आते हैं, स्टॉक में मुंह होता है और बाद में ये लीजिए जी QIP आ गया। तो ये टिपिकल, ये है ना, जैसे हम एक्सपर्ट्स का बिहेवियर देखते हैं ना, कह के चलने वाला। हाँ, नहीं, जैसे एक्सपर्ट्स का हम बिहेवियर कैसे देखते हैं कि ये एक्सपर्ट ये बोलेगा, ये एक्सपर्ट ये बोलेगा, वैसे हम ये बैंक्स के मैनेजमेंट का भी बिहेवियर और उनका रिजल्ट्स भी देखते हैं। ये तैयारी साफ दिख रही है। तो कुल मिलाकर एक्सिस बैंक खराब है, लेकिन एक्सिस बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर को खींच लेगा नीचे, इसकी संभावना कम है। तो एक्सिस को ICICI के साथ मिलाकर देखिएगा आज। ठीक है, अगर दोनों मिलकर कमजोर होते तो बैंक निफ्टी के लिए जो आपका सवाल है कि 125 पार करेंगे क्या, नहीं। और अगर सिर्फ एक्सिस की अपनी समस्या है, बाकी कोई उसका साथ नहीं देता, तो फिर 125 पार कर सकते। वो शुरुआती टिक में पता लग भी जाएगा। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से बाद जब आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो पूरा का पूरा पैनल भी तैयार है। रजत देवगन हमको ये बताने वाले होंगे कि मई सीरीज के ट्रिगर क्या है। पूजा त्रिपाठी से एक्सिस बैंक का पूरा ब्यौरा लेंगे कि नतीजे और आखिरकार मैनेजमेंट की सोच क्या कहती है। संदीप ग्रोवर हमको ये बताने वाले कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट क्या है, उसमें एक्सिस बैंक की रिपोर्ट भी है। सुमित मथुरा से ये जानेंगे कि आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और रिलायंस का पोल, साथ ही अनीशा से ये समझेंगे मारुति के नंबर। हमारे गेस्ट विकास सेठी भी हमारे साथ होंगे, किरण जाधव भी होंगे, और साथ ही नितिन मुरारका भी स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पूरी टीम है जी बिजनेस की हमारे साथ, सब कुछ बताने के लिए जहां आपकी आज नजर होनी चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मई सीरीज के साथ। रजत, बताइए इस सीरीज में सबसे बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? जब बिल्कुल शुरुआत तो 2 मई को होगी, क्योंकि घरेलू बाजार से शुरुआत होगी, जिसमें निके मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ा जो कि अप्रैल महीने का होगा वो जारी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहेगी ये। साथ ही साथ 3 मई फोकस रहेगा 2 और 3 मई को US पे, क्योंकि फेड की बैठक है और इस बार ब्याज दरें बढ़ती हैं, कितने क्वांटम में बढ़ती हैं और आने वाले समय के लिए ट्रेजेक्ट्री क्या रहती है फेड की, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आउटकम आएगा 3 मई को, ग्लोबल मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा 4 मई को GST काउंसिल की बैठक है और यहां पर मुद्दा यह है कि रिटर्न आसान बनाने पर चर्चा होगी, तो इस पे भी फोकस रहेगा। और इसी दिन निके सर्विसेज PMI आंकड़े जो कि अप्रैल के होंगे वो जारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर भी नजर रहेगी। 11 मई को फिर से घरेलू बाजार के लिए ट्रिगर बनेगा। मार्च IIP और अप्रैल CPI के आंकड़े, दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास तौर से जो CPI इन्फ्लेशन की जो फिगर होगी अप्रैल की, इसको क्लोजली वॉच किया जाएगा। अच्छा, जो अब सबसे बड़ा ट्रिगर है ना मार्केट के लिए मई सीरीज में, वो है कर्नाटक इलेक्शंस। 12 मई की तारीख है, अक्रॉस द स्टेट इलेक्शंस होंगे और इसका आउटकम आएगा 15 मई को वर्डिक्ट। इससे पहले 14 मई को एक अप्रैल WPI के फिगर जरूर है, लेकिन सबको इंतजार रहेगा 15 मई का, जब कर्नाटक वर्डिक्ट आएगा, फैसला आएगा इलेक्शंस का और किसकी सरकार बनेगी, वो बहुत मायने रखेगी। इंपैक्ट डल सकता है इंडियन मार्केट्स पे। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस ट्रिगर को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। 15 मई को ही अप्रैल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े भी जारी होंगे और 31 मई को बड़ा आंकड़ा है, Q4 FY18 के GDP आंकड़े जो हैं वो जारी हो जाएंगे और सीरीज बहुत बड़ी है। 31 मई को ही एक्सपायरी है, तो ये सीरीज बहुत बड़ी है। 31 मई का वेट करना होगा। ठीक है, 31 मई का वेट होगा। जो आंकड़े पता लग सकते थे उसमें कुछ छोड़ा नहीं है रजत ने, सबके सब आंकड़े आपको बता दिए। हाँ, जो घटना घटेंगे तब की तब देखी जाएगी, उसका एनालिसिस तो होगा, लेकिन हाँ, ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे अहम इसमें हो गए फेड की बैठक, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा जल्दी से सुमित से ये समझ लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। सुमित, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, सबसे पहले तो आज बैंक्स पे तो नजर रहेगी, एक्सिस बैंक और बाकी बैंक्स पे क्या स्प्रेड होता है, लेकिन वोकहार्ट इस पे आज एक नेगेटिव न्यूज़ है। खबर ये है कि NPPA इनकी एक दवा की जांच कर रहा है, दरअसल ब्लड प्रेशर की दवा है, जिसको पहले प्राइसिंग को लेकर गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी प्राइसिंग बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट रोक चुकी है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, उसके डोसेज में बदलाव करके उसकी प्राइसिंग को बढ़ा दिया है। इसकी जाँच NPPA कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर वोकहार्ट के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़े। फोर्टिस की बोर्ड बैठक कल थी, वो टल के आज के लिए
पोस्टपोन हुई है। रेणुका रामनाथ के इस्तीफे की वजह से ये बोर्ड बैठक आज के लिए टली है। तो फोर्टिस में क्या आउटकम आता है क्रूशियल है, सेकंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। इसके अलावा कुछ नंबर्स आए हैं, नंबर्स में रैलिस इंडिया के नंबर्स हैं, जिसमें आय करीब 372 करोड़ से 374 करोड़ रुपये आई है और मुनाफा गिरा है 31 करोड़ से गिर के 19.5 करोड़ रुपये आया है। अनुमान से खराब ये नंबर है, प्रेशर रह सकता है रैलिस इंडिया में। अच्छे नंबर बायोकॉन के हैं, इनका मुनाफे का एक अनुमान लगाया जा रहा था 110 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन वो बढ़ के सीधे 130 करोड़ रुपए आया है। आय अच्छी है, आय भी करीब 1170 करोड़ रुपए, जो कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, वो उससे बढ़ के 1100 करोड़ रुपए के आसपास आई है। और मार्जिन फ्लैट है 24% के आसपास, ये थोड़ा सा कंसर्न, लेकिन एबिटा जो है वो काफी साउंड है, करीब 260-280 करोड़ के एबिटा का अनुमान था, 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। अच्छे नंबर है बायोकॉन के, तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। रिलायंस कैपिटल के नंबर्स बहुत फायरवर्क की उम्मीद नहीं है, 417 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 428 करोड़ है। आय हालांकि गिरी है, 5007 करोड़ रुपए कंपनी की आय आई है। बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं, बहुत खराब नंबर्स भी नहीं, तो बहुत रिएक्शन की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स अच्छे आए हैं, यहाँ पे मुनाफा करीब 78 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ रुपए आया है। एनआई भी बड़ा है, क्रूशियल है इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, शार्प गिरावट वहाँ पे आई है। पहली बार है कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अच्छा रिएक्शन शायद देखने को मिले। और आखिरी में टाटा मेटालिक्स के नंबर, यहाँ पर भी अच्छे नंबर है, मुनाफा 41 करोड़ से 55 करोड़ है। और कंपनी का जो मेजर बिजनेस है पिग आयरन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग नंबर 70% की ग्रोथ आई है। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद में, अच्छे नंबर्स के आंकड़ों के बाद टाटा मेटालिक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज खबरों के साथ साथ खबरों में आप ये भी देख रहे होंगे नंबर्स काफी ज्यादा हैं, जबरदस्त, और नंबर्स का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो सबसे बड़े नंबर एक्सिस बैंक, जिसके बारे में आप बात कर भी रहे थे, एक बार पहले पूजा से वो नंबर समझ लें। बिल्कुल 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 पूजा बताएं वो नंबर्स क्या है, उसकी डिटेल ले लेते हैं, उसका फिर हमारे मेहमान भी है, उनसे भी हम जरा जानकारी लेंगे इस एक्सिस बैंक के बारे में। पूजा बताएं। बेहद ही कमजोर नंबर्स, हम मुनाफे में दबाव का अनुमान तो कर रहे थे, लेकिन ये क्वार्टर पहला ऐसा क्वार्टर है जब एक्सिस बैंक ने लॉस पोस्ट किया है, जिसकी कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े 6.7% पे पहुंच चुके हैं, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर कुछ इंटरनल की बात करें, स्लिपेजेस जो हैं, जो नए एनपीए हैं, वो काफी ज्यादा बड़े हैं। 13,000 करोड़ कंपनी ने लास्ट ईयर 13,000 करोड़ के स्लिपेजेस आए थे, इस बार 16,500 करोड़ के स्लिपेजेस आए हैं। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो पावर सेक्टर में देखने को मिला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी काफी ज्यादा स्लिपेजेस आए हैं, और टेक्सटाइल, ये तीनों सेक्टर है जिसको लेकर की बैंक ने भी कंसर्न जताया है। अब आने वाले समय में बैंक कह तो रही है कि एक रिकॉग्निशन प्रोसेस था बैड लोन का, जो कि अब खत्म हो चुका है, जितनी भी प्रोविजनिंग करनी थी वो हो चुकी है। लेकिन अब आगे देखना होगा, क्योंकि लोन ग्रोथ भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बार लोन ग्रोथ भी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं आई है, टॉप लाइन में भी ज्यादा कुछ बढ़त इस बार देखने को नहीं मिली है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो असर है वो ग्रॉस एनपीए के जो परसेंटेज नंबर है उस पर देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले कमेंट्री तो देखिए पॉजिटिव नहीं कहेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह का कंसर्न, क्योंकि टेलीकॉम से अभी तक नहीं आया है कुछ यहाँ पे कमेंट्री, अभी और एनपीए आने बाकी है, अभी और एनपीए आने बाकी है, तो समस्या है। लेकिन ब्रोकरेज क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं संदीप, एक्सिस बैंक में बता दीजिए फटाफट। देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे लंबी अवधि की चूंकि राय है, तो आपको जो रेटिंग है वो पॉजिटिव नजर आएगी, लेकिन लक्ष्य सबने कम किए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अब टारगेट दिया है 620 का, 695 रुपए से घटाकर ओवरवेट रेटिंग है। नमूरा ने 630 रुपए का टारगेट दिया है, 675 रुपए से घटाकर, और क्रेडिट स्विस का तो टारगेट 530 रुपए का आ गया है, 595 रुपए से घटाकर। केवल एक रिपोर्ट है कोई बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है मोतीलाल ओसवाल की। देखिए इन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट बढ़ा के अब 650 रुपए कर दिया है, 600 रुपए से बढ़ाकर। इनका टेक क्या है, ये कह रहे हैं कि नो डाउट नंबर खराब हैं, एनपीएस भी बड़े हैं, सारी चीजें खराब हैं, लेकिन जो आगे आने वाले समय में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ने की रफ्तार है वो शायद पीक आउट हो चुकी है। अब शायद यहाँ से बहुत जल्दी से स्ट्रेस्ड एसेट बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है, और उन्होंने टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं हमारे साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, तकनीकी तौर पर चार्ट्स देकर राय देंगे आपको। kiranjadhav.com के किरण यादव और वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए डेरिवेटिव्स के बेस्ट एक्सपर्ट नितिन मुरारका साहब हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है, और हमारी टीम भी हमारे साथ है, संदीप, अनीशा, ये सब आपको नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। पहले विकास जी आपके पास सबसे पहले शुरुआत आपके बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ बताइए, कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है, ये सीरीज की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। सब क्यूज पॉजिटिव है, इंटरनेशनल क्यूज बेहद ही पॉजिटिव है और जिस तरह का मोमेंटम हमने अप्रैल में देखा वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद की जा रही है। और मुझे लगता है मई सीरीज भी अच्छी रहेगी, हालांकि थोड़ी वोलेटाइल होनी चाहिए बिकॉज कर्नाटक के इलेक्शंस आएंगे बीच में, 12-15 मई के आसपास बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए और बाकी इंटरनेशनल क्यूज को भी देखता रहेगा। और इस सब के मद्देनजर मैंने आज 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा एस्कॉर्ट्स। अभी हम अप्रैल के मंथ के एंड पे हैं तो अब ऑटो नंबर्स आने ही वाले हैं, ज़बरदस्त मंथ ऑन मंथ नंबर्स इस कंपनी ने दिए हैं। और दूसरा एग्री इकोनॉमी पे बेस्ड है, मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आज का टारगेट रहेगा 1000 रुपये का। दूसरा अगेन एग्री थीम पे बेस्ड स्टॉक है जैन इरिगेशन। कल हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा और मुझे लगता है आज इस स्टॉक में अच्छी तेजी बननी चाहिए, टारगेट रहेगा 120 रुपये का। तीसरा स्टॉक रहेगा सन टीवी का। इस स्टॉक में भी कल एक बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है यहाँ पे भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए और इस स्टॉक में तेजी करनी चाहिए। आज का टारगेट रहेगा 895। चौथा स्टॉक है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त तेजी निचले लेवल से देखी जा रही है और ये कंपनी भी अपने जो इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस के आईपीओ को लाने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, तो इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए। और फाइनली एक स्टॉक रहेगा एक्विटास, जिसके आज नतीजे भी आने वाले हैं और कल एक स्टॉक में अच्छा खासा तेजी का माहौल था और मुझे लगता है आज नतीजे अच्छे रहेंगे, बेटर देन व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, और उसी तर्ज पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी और मेरा आज का टारगेट रहेगा 156 का। ठीक है, तो ये 5 की 5 कॉल्स हुई। एस्कॉर्ट्स इसमें थोड़ा सा जरा हिलने डुलने वाला शेयर है जिसे कहेंगे, ये 1000 रुपये तक के टारगेट के लिए जरूर इस पर ध्यान रखिएगा। 960 पे है, कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट एलजी पहले भी आ चुकी हैं और इस पे बाय कॉल्स रही हैं। 1000 रुपये के टारगेट अब विकास जी भी इस पे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़े और ये भी समझ लें कि इस समय की जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है, वो क्या कह रही है। संदीप, एक्सिस बैंक पे तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है? इसके अलावा डिम्पी कल का स्टार परफॉर्मर था येस बैंक, जिसके नंबर तो अच्छे थे ही। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं और इनफैक्ट अगर आप क्रेडिट स्विस को छोड़ दें, मेरे पास 6 रिपोर्टें हैं, बाकी लगभग सभी जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उन्होंने अपने जो टारगेट प्राइस है उसको इंक्रीज किया है। सिटी की बात करें, उन्होंने 400 से बढ़ाकर 425 का टारगेट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली अब 400 रुपये के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। मैक्वेरी ने भी 425 रुपये के टारगेट प्राइस यहाँ पे रखे हैं। नमूरा का टारगेट देखिए सबसे ऊपर है, 500 रुपये के टारगेट प्राइस अब वो दे रहे हैं, पहले 375 रुपये था, तो बहुत शार्प इंक्रीज उन्होंने टारगेट प्राइस में किया है। क्रेडिट स्विस अगर आप देखिए 395 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल 444 रुपये। तो 6 ब्रोकर्स हैं, सभी बुलिश हैं और उन्होंने लगभग अपने जो टारगेट प्राइस है सबने इंक्रीज किए हैं नंबर्स के बाद। बाकी रिपोर्ट्स की अगर आप बात करें तो एक पेट्रोनेट एलएनजी पर जेफरीज की रिपोर्ट है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 290 रुपये का टारगेट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे जो वैल्यूशंस हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो पेट्रोनेट एलएनजी में आप खरीदारी कर सकते हैं। सन फार्मा पे एक एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, 650 रुपये का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं सन फार्मा के ऊपर। यहाँ पे वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ दवाएं हैं जिनके अप्रूवल्स आने वाले हैं, वहाँ से अच्छी खासी बिक्री बढ़ती हुई दिखेगी। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऊपर, उन्होंने टारगेट प्राइस 620 रुपये का दिया है, 10 रुपये ऊपर किया गया है, लेकिन जो रेटिंग है वो नेगेटिव है, रिड्यूस रेटिंग अब भी इसके ऊपर बरकरार है। एक स्टॉक है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इसके आप नजर रखिए। मॉर्गन स्टैनली की इस पे रिपोर्ट है, 2200 रुपये के टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं और यहाँ जो रेटिंग दी गई है वो इक्वल वेट की दी गई है। जो टारगेट प्राइस है वो जो मौजूदा भाव है उससे करीब 200 रुपये नीचे आपको नजर आएगा। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस वाली कंपनीज है ना, इसके ऊपर रोज आप देखिए कोई ना कोई रिपोर्ट आती है। आज एसबीआई लाइफ के ऊपर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, 875 रुपये का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं और परफॉर्म रेटिंग अब भी यहाँ पे बरकरार है स्टॉक को लेके। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स आए थे, नंबर अच्छे थे, उसके बाद सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है, खरीदारी की राय बरकरार है। अब जो नया टारगेट आ रहा है वो 1550 रुपये के भी पार आ रहा है। 1557 रुपये का टारगेट प्राइस है, पहले ये टारगेट 1482 रुपये का था। जुबलेंट लाइफ पर मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है, 1096 रुपये का टारगेट प्राइस, यानी कि ऑलमोस्ट 1100 रुपये तक की चाल जो है वो जुबलेंट लाइफ में देखने को मिल सकती है। 900 रुपये के आसपास स्टॉक बंद हुआ है और मिड कैप पूरा अगर आप देखें मिड कैप फार्मा में टॉप पिक वो बता रहे हैं और कह रहे हैं वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है स्टॉक के। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा एक्शन। लेकिन इसके साथ ही नितिन जी को पूछते हैं उनकी आज की बेहतरीन पिक्स कौन सी है। नितिन जी, आइडिया सारे खरीदारी वाले होंगे या शॉर्ट भी लाए? नहीं, जो आइडियाज हैं वो बाई के हैं और रोलोवर डेटा से कुछ ऐसे आइडियाज निकाले हैं जिसमें रोलोवर्स काफी अच्छे भी हुए हैं और लॉन्ग साइड के हुए हैं। जैसे एक तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है जिसमें रोलोवर करीब करीब 93% के आसपास का है और इसमें फॉर्मेशन भी काफी अच्छी बनी है। ये आज रिजल्ट है, उसके पहले ले लें जी। देखिए 1700 तक के टारगेट बनते हैं, रिजल्ट के
बाद लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेशन है, अगर रिजल्ट थोड़े भी ठीक आए तो ये 1750 तक भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसमें रोलोवर्स बहुत अच्छे हुए हैं और जैसा रिजल्ट मुझे लग रहा है पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि रोलोवर डेटा उसमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा, भारत फोर्ज मैंने बाय में निकाला है, इसमें भी करीब 94% के आसपास रोलोवर है और इसमें खास बात यह था कि कल से ज्यादा परसों ही रोलोवर हो चुके थे, कल उतनी मोमेंटम नहीं आया है, बट फिर भी लग रहा है कि 820 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 750 का लगा रहे हैं और एक फार्मा से हम कैडिला लेकर के चलना चाहेंगे इस एक्सपायरी में। कैडिला में फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे हैं, रोलोवर्स अच्छे हुए हैं, करीब 92% के आसपास का रोलोवर है, इसमें 440 रुपए का टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस 395 के आसपास का रखा है। ठीक है, 3 शेयर है इसमें, कैडिला हो गया, भारत फोर्ज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तीनों के तीनों रोल ओवर के बेसिस पर और बेहतर डेरिवेटिव एनालिसिस के बेसिस पर 3 शेयर आपके सामने और हैं। लेकिन एक और चीज है, मारुति के और रिलायंस के भी नंबर्स हैं, तो अनिशा से पहले अनिल जी ये समझ लेते हैं कि मारुति के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, फिर एक बार रिलायंस के बारे में भी जानेंगे संदीप से। अनिशा, मारुति के नंबर कैसे आ रहे हैं इस बार? डिम्पी गुड मॉर्निंग। माना तो सबका यही है कि मारुति के नंबर्स अच्छे आएंगे, जो नतीजे आएंगे अच्छे आएंगे। हम देख रहे हैं कि जो आय है उसमें 14% की बढ़त आ सकती है, मुनाफे में 23% की 23% की बढ़त आ सकती है, EBITDA मार्जिन्स भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जबकि इनपुट कॉस्ट बढ़े, उन्होंने प्राइस हाइक्स अनाउंस की थी जनवरी में, इसलिए उनके मार्जिन्स इंक्रीज करेंगे। रियलाइजेशंस भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2% हायर आए और वॉल्यूम ग्रोथ 11.4% बढ़ने का अनुमान है। और जो उनके हाई डिमांड मॉडल्स हैं ब्रेजा और बोलेनो, उनकी अच्छी सेल्स के चलते मार्जिन्स भी अच्छे लगेंगे। EBITDA में हम करीब 30% का जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये है मारुति के नतीजे और साथ ही रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, तो रिलायंस का अनुमान बताइए, नतीजे कैसे रहेंगे संदीप? कुछ खास उम्मीद है नहीं अनिल जी। अगर इस बार कंसो बेसिस पे क्वार्टर एनालाइज करें तो इनकी जो बिक्री है वो जरूर आपको 14% बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि रिफाइनिंग और पेटकेम दोनों में इस बार वॉल्यूम बढ़ेंगे। रिफाइनिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा और पेटकेम इन्होंने एक्सपेंशन पूरा किया था, जिस वजह से ये 2 मेन सेगमेंट है जहां से करीब 90% के आसपास की आय इनकी आती है, तो आय जरूर आपको बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इतना आपको जो बढ़त है इनके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसमें नहीं दिखेगा। EBITDA महज 3% के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट के जो मार्जिन हैं, जिसे हम GRMs कहते हैं, वो इस बार घट सकते हैं। सिंगापुर GRM जो कि बेंचमार्क हैं वो कम हुए थे, $60 पे रहे हैं, और रिलायंस के मार्जिन 11.6 से घटकर 11.3 11.5 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। पेटकेम में वॉल्यूम तो बड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके मार्जिन भी इस बार एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे, तो जो रिफाइनिंग का खराब प्रदर्शन है उसे कहीं ना कहीं पेटकेम मैच करता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से नेट जो मुनाफा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पे देखने को मिलेगी और 9500 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आएंगे। लेकिन नंबर्स में इंपॉर्टेंट ये है कि जियो का किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पिछली बार जो नंबर आए थे 500 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने पोस्ट किया था, इस बार एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए के आसपास के जो मुनाफे के नंबर है वही जियो पोस्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो ग्राहकों की संख्या है वो काफी मजबूत रही है। 2.3 करोड़ नए ग्राहक इन्होंने इस क्वार्टर में जोड़े हैं और आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 154 रुपए पिछली बार इन्होंने बताया था, इस बार हो सकता है 150 के आसपास के नंबर आए, लेकिन भारतीय जो कि इनका कंपेटिटर है उससे कहीं बेटर नंबर है। तो ये अगर ये 150 के ऊपर नंबर आरपू के आ जाते हैं और मुनाफा 800 करोड़ के ऊपर आता है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिस वजह से हो सकता है बाजार थोड़ा खुश हो जाए। ओवरऑल नंबर से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ठीक है, नंबर से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। वैसे भी रिलायंस को आजकल जियो के हिसाब से ज़्यादा देखा जाता है, लोग धीरे धीरे बोलने में लग गए कि पेट्रोकेमिकल की धीरे धीरे कंपनी है ये। खैर, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज किरण हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके ट्रेडिंग कॉल्स कैसे हम मिस कर सकते हैं? तो जरा किरण, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपके ट्रेडिंग कॉल्स डिम्पी जी, अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। 2014 से एक अच्छे कंसोलिडेशन में IRB का स्टॉक था, 2 हफ्ते पहले इसका ब्रेकआउट मिला, उसी ब्रेकआउट को कल परसों टेस्ट हुआ और कल दोपहर के बाद एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली और वो मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, तो मैं IRB बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 256 और टारगेट्स के लिए, आज के टारगेट्स के लिए 274 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा, विकास सेठी जी ने भी बताया एस्कॉर्ट्स में काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिली, अच्छे रोल ओवर भी देखने को मिले। स्टॉप लॉस 950 का रहेगा और टारगेट आज के लिए 980 के देखने को मिलेंगे, ये 4 डिजिट फिगर में इवेंचुअली जाता नजर आएगा। तीसरा, इक्विटास में बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 148 का रहेगा, 156 के लिए आज के टारगेट्स रहेंगे। एक मेरा सेल कॉल भी है, बेचना है MGL, जहां पे स्टॉप लॉस 904 का रखना चाहिए और टारगेट्स के 855 के देखने को मिल जाने चाहिए। ये पोजिशनल कॉल है, अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट्स कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, तो थोड़ा बिकवाली का भी चलिए कहीं तो बोला है। आपको ध्यान होगा जैसे 900 के नीचे आता है ये फिर से शॉर्ट हो जाता है, कल इसकी क्लोजिंग फिर से 900 के नीचे 890 की,
और जैसे ही आया एकदम से शॉर्ट आ गया। इस पे तो हम एक दो बार पहले भी एक्सपेरिमेंट देख 910 890 इस रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। पता नहीं वो शेल को जो और स्टेक बेचती है वो ब्लॉक जो बचा हुआ है वो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए इस बीच अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जो आज रिएक्शन दिखाने वाले। पहले एक्सिस बैंक। विकास जी, नतीजों को कैसे पढ़ा आपने और स्टॉक कितना कमजोर खुलेगा और कमजोर खुले तो क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, नतीजे तो बेहद ही खराब थे, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नतीजे हैं और उसकी तर्ज पे मुझे लगता है कम से कम 3-4% तो नीचे बिल्कुल स्टॉक खुलना चाहिए। बट मुझे लगता है जिस तरह की कमेंट्री दी है मैनेजमेंट ने और जिस तरह का बाजार में सेंटिमेंट्स है उसके बाद कोई ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये 3-4% से फिर एक्सटेंड होती है गिरावट तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं वो एक इंट्राडे बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट बाकी निवेशकों के लिए मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे और अच्छे विकल्प हैं। आज जो एक और नतीजे आने वाले हैं आरबीएल बैंक, मुझे लगता है वहाँ नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। उसके अलावा मुझे फेडरल बैंक भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है फ्रेश अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में देखना हो तो आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक पे नज़र रखनी चाहिए और ये नए ट्रेड के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी ये एक्सिस बैंक को। ये एक्सिस बैंक के बारे में विकास जी जो राय दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 25,125 पार हो जाएगा बैंक निफ्टी का, जो सुबह से आप कह भी नहीं है संभावना है। कोई 3-4% उससे ज्यादा बनता नहीं, तो उतना ही होना चाहिए। लेकिन यस बैंक किरण क्या और मजबूत हो सकता है या आज अगर 2-3-4% बढ़ जाए तो फिर वहां प्रॉफिट बुक कर लें? लेवल्स बताइए इसके जरा। नहीं, यस बैंक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है पर हमने बहुत वर्टिकल रैली देखी है, तो शायद जो स्विंग हाइज थे 375 के करीब ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन के नजर आएगा और इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए और ये कंसोलिडेशन के बाद अगर निकलता है तो काफी अपसाइड देखने को मिलेगी। 424-25 के टारगेट्स इस सीरीज में देखने को मिल जाने चाहिए। पर अभी के लिए मेरा मानना है 374-75 अगर आता है तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है विकास जी, एक और चीज़ है जो आपसे समझनी थी हमको, वो ये है फोर्टिस के बारे में। ये फोर्टिस में कल तो मामला थोड़ा सा टला है लेकिन उसके बाद कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की बात सामने फिर से निकल के आ रही है। ये शेयर जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं आता तब तक इसी रेंज में रहेगा। बड़ा फैसला कहने का मतलब कम से कम बोर्ड ये डिसाइड कर ले कि इस दिन हम सुनाएंगे फैसला, तब तक ऐसे मान के चले 150-160 की रेंज। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, ये जो कल भी बोर्ड बैठक थी वो फिर आज के लिए पोस्टपोन हो गई है, तो अब तो हम ज़्यादा दूर नहीं है, आज इसका आउटकम आ ही जाएगा। तो मेरी राय में बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए बोर्ड क्या फैसला लेती है। बाकी अगर एक पॉजिटिवली कुछ डेवलपमेंट होते हैं तो डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक इन लेवल्स से लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है। मुझे लगता है बिजनेसेस में वैल्यू है, तो अगर बोर्ड ये फैसला लेने में सफल होती है कि स्टेक सेल का या मैनेजमेंट जो भी है पूरा चेंज होगा और कोई नए जो शूटर्स है उनमें से किसी एक को एक अच्छे भाव में दिया जाता है बिजनेस, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। बट हाल फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है अब चूंकि आज बोर्ड बैठक है तो उसके आउटकम आने का इंतजार रहेगा। फोर्टिस पे जब फैसला सो आएगा, लेकिन येस बैंक की मजबूती को लेकर बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए। येस बैंक आज भी एक अच्छे मोमेंटम दिखा सकता है। खैर ये तो हमने कल ही पहचान लिया था। जरा समझिए, जानिए किस लेवल पे येस बैंक आपके सामने डिस्कस हुआ और 8% की तेजी में आप भी भागीदार थे, बताइए इसकी। ढेर सारे स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में और उनमें से 2 फार्मा शेयर है नितिन जी आपके लिए, वोखार्ड और बायोकॉन। वोखार्ड के लिए एक थोड़ी सी खराब खबर है, थोड़ी ज्यादा नहीं। एक दवा की जांच शुरू हुई कि आपने ज़्यादा दाम ले लिया, ब्लड प्रेशर की दवा थी, जांच शुरू हुई है, अभी कोई फाइन वाइन लगाया नहीं, गलती है नहीं। तो एक तो ये खबर है और अच्छा बैन से बाहर आ गया सीरीज के पहले दिन। और दूसरा है बायोकॉन जिसके रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट ठीक है, ऑपरेशनल फ्रंट पे तो ठीक है, बाकी मिले जुले से मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक हैं, बायोकॉन और वोखार्ड। कैसे ट्रेड करना है? देखिए जी, रिजल्ट्स और डेटा दोनों पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट वोखार्ड अपने सपोर्ट पे है, अगर थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ के कारण नीचे खुलता है तो लेना चाहिए। रोलोवर्स 89% है तो रोलोवर्स भी अच्छे हैं और इसमें सपोर्ट 760 के आसपास है। अगर इस नेगेटिव न्यूज़ में हल्का भी ये नीचे खुले 780 की रेंज में तो 760 का स्टॉप लॉस लगा करके मुझे लगता है लेना चाहिए। 820 तक के टारगेट हो सकते हैं। वहीं बायोकॉन देखिएगा तो बायोकॉन कंपेरिजन टू वोखार्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके डेटा ज़्यादा स्ट्रांग है। रोलोवर 88% है बट इसका ट्रेंड में भी स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों के कंपैरिजन में बायोकॉन एक प्रीफर करूंगा। इसमें टारगेट करीब 680-685 तक के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस हम 650 के आसपास का लगाएंगे।
ठीक है, दोनों पे ये रिकमेंडेशन हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज मारुति के नंबर्स भी। एक बार किरण, अब इस बार मारुति के जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इसमें मार्जिन करीब बढ़कर आ रहे हैं 15% का। हम सोच रहे हैं कि शायद जो मेटल के प्राइसेस बढ़े हैं इससे थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है इनको, लेकिन जो अनुमान है उसमें मार्जिन अभी भी 15% और एबिट भी बढ़कर ही आ रहा है ठीक ठाक सा। जरा मेरे को रिकमेंडेशन देंगे, आज स्टॉप लॉस क्या रखूँ मैं दिन भर का, और उसके बाद मेरा टारगेट भी आप बता दीजिए अगर नंबर्स कहीं भी ठीक रहते हैं तो। देखिए जीपी जी, अगर ये चार्ट देखते हैं तो 8900 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 9040। अगर 9040 निकल जाता है रिजल्ट के बाद, तो मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड पोजिशनल व्यू लेके हो सकती है, और टारगेट्स करीबन 90 to 80 के देखने को मिल जाने चाहिए। 90 to 80 पिछले 3 टॉप्स अगर लेते हैं इस ट्रेंड के, जो अभी करेक्टिव ट्रेंड चल रहा है मारुति का, यही लेवल है। ये अगर निकल जाता है तो एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। तो 2-3 लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला रहेगा सपोर्ट के लिए 8900, दूसरा रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का वैल्यू करीबन 9300 के करीब। ओके, लेकिन इस बीच हमारे साथ सिद्धार्थ सैदानी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आनंद राठी ग्रुप के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक पर विकास जी आपसे राय लेना चाहता हूं। IDFC लिमिटेड आज अपने नतीजे पेश करने वाला है। कल का स्टाफ ऑफ हमारा इन खबरों के दम पर की ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्रोकरेज बिजनेस बेचने की रिपोर्ट जो आ रही है, स्टॉक 6% भाग कर बंद हुआ। रिजल्ट्स के पहले क्या अब भी खरीदारी का मौका या थोड़ा इंतजार कर लें? नहीं अनिल जी, मेरी राय में तो रिजल्ट के पहले भी खरीदारी करनी चाहिए। एक तो रिजल्ट भी मुझे लगते हैं अच्छे ही रहेंगे, और बाकी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये तो कल हमने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी जिसमें ये आया कि अटकलें लगाई जा रही है कि ये अपने ब्रोकिंग बिजनेस और म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचेंगे, और उसकी जो वैल्यू, जो एक्सपेक्टेशन आकी जा रही है करीबन 6000 करोड़ की, तो अगर आज का मार्केट कैप देखें IDFC का, तो फिर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है कंपनी में। इस बिजनेस के अलावा और भी कई बिजनेसेस हैं, और उसके अलावा कई कंपनीज में अच्छी स्टेक है, जैसे NSE में भी स्टेक ओन करती है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है वैल्यू तो है, और आज नतीजे भी अच्छे आने चाहिए। और अगर उसके साथ मैनेज बोर्ड कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आता है इसके बारे में, तो ये स्टॉक मुझे लगता है आज ही 60-62 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं इसमें। और बाकी अगर ये जैसे जैसे मटेरियलाइज होता है, तो आई एम होपफुल कि इन द टाइम्स टू कम, हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने में अगर इस तरह की कोई डील होती है, तो ये 75-80 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, एक कंपनी आदित्य बिरला मनी, किरण जरा आप इसके डाटा चेक कीजिएंगे। ये 35 करोड़ से इनकी आय 45 और मुनाफा सीधा 2 करोड़ से 3.5 करोड़ हुआ है। ये शेयर ना सर्किट पे चला जाता है जब भी कुछ भी इसके साथ अच्छा हो। तो एक बार जरा मेरे को बताएंगे, एबी मनी के अंदर आज सर्किट लग सकता है क्या? 72 रुपये पे चल रहा है। हाँ, लग सकता है। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, और मेरा मानना है कि सपोर्ट के नजदीक है, तो एक इधर से एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है, और अपर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, 4 स्टॉक जो बैन से बाहर आए, नितिन जी आपके लिए सवाल है। बलरामपुर चीनी, DHFL, GMR और वोखाड़ तो आप बता चुके हैं, राइट? बलरामपुर, DHFL और GMR, इन तीनों में अगर आज फ्रेश नई पोजीशन बनानी हो सीरीज की शुरुआत में, क्या करें? देखिए, बलरामपुर चीनी में तो रेगुलर शॉर्ट रोल ओवर ही है, और मेरे ख्याल से इसमें बाय पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इसमें कंटिन्यूअस 3 एक्सपायरी से शॉर्ट रोल ओवर हो रहा है, तो इसको अवॉइड करेंगे। GMR में भी शॉर्ट रोल ओवर है। इनफैक्ट जितने भी शेयर जो मैंने देखे 50 रुपये से नीचे के हैं और FNO में लिस्टेड हैं, उनमें सब में शॉर्ट रोल ओवर हो रहा है, और एक डाउन साइड ब्रेक डाउन भी है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो छोटे स्टॉक्स हैं उसमें लॉन्ग रोल ओवर्स नहीं हुए हैं। वहीं जो DHFL है, इसमें रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं, और इसमें खास तौर से लास्ट एक्सपायरी के 8-10 दिनों में बहुत अच्छी पोजीशंस बनी है। कल इसमें डिलीवरी बेस भी बाइंग हुई है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। बट काफी मूव कर गया है, तो मैं डिप पे खरीदूंगा। जैसे 621 पे क्लोजिंग है, 610 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। 600 का स्टॉप लॉस, और टारगेट करीब 640 से 650 का इस एक्सपायरी में हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन तमाम शेयरों पर जो निकले हैं बैन से बाहर सीरीज की शुरुआत में पहले दिन।